हाँ। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सौवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुम्। अवधि ज्ञान की चर्चा कल हमने ली थी और उसमें से काफी सारी बातों पर हमने विचार किया था। लास्ट में प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी कुछ प्रश्न जो बाद में मेरे पास आए वो भी बहुत अच्छे थे, उनको भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। दिनेश भाई ने पूछे थे, सारे प्रश्न अच्छे थे, लेकिन उसमें एक प्रश्न जिसकी चर्चा मैं यहाँ करना जरूरी समझता हूँ वो ये है कि भव प्रत्यय आदि के जो अवधि ज्ञान के 3 भेद किए और अवधि ज्ञान के 6 भेद किए, इन दोनों में अंतर है कि समानता है? बराबर समझ में आया? प्रश्न क्या है कि अवधि ज्ञान को 3 प्रकार से हमने समझा, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, और फिर गुण प्रत्यवधि ज्ञान को 6 प्रकार से समझा, अनुगामी, अनुगामी, वर्तमान, हीमान, बराबर, अवस्थित, अनवस्थित। तो इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है कि नहीं, तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये है 3 भेद द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा के अंतर के कारण पड़ने वाले भेद। फिर क्या बोला समझना कि देशावधि, परमावधि, सर्वावधि किस अपेक्षा से भेद पड़े? बोले जो अवधि ज्ञान अल्प क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव को जानता हो वो देशावधि, जिस अवधि ज्ञान में थोड़ी ज्यादा सम कैपेसिटी हो वो परमावधि, और जो सारे पदार्थों को जान लेता हो वो सर्वावधि। तो ये क्या है? ये अवधि ज्ञान के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से पड़ने वाले भेदों का वर्णन है। समझ में आया? वहीं जो अनुगामी, अननुगामी आदि भेद हैं, ये अनुगामी, अननुगामी आदि भेद उस अवधि ज्ञान की टिपिकल प्रकृति को बताते हैं। ये देशावधि, परमावधि, सर्वावधि अवधि ज्ञान के एरिया को बताते हैं, अवधि ज्ञान की सीमा को बताते हैं, और अनुगामी, अननुगामी आदि अवधि ज्ञान की प्रकृति को बताते हैं। प्रकृति को बताते हैं मतलब समझ गए आप कि भाई ये ड्यूरेबल है, लंबा चलने वाला है कि गिर जाने वाला है। लंबा चलने वाला हो तो अनुगामी, नहीं जाने वाला हो तो अननुगामी, बढ़ने वाला हो तो वर्तमान, घटने वाला हो तो हीमान, एक जैसा रहने वाला है तो अवस्थित, और बदघट होने वाला हो तो अनवस्थित। ये अवधि ज्ञान की प्रकृति और पहली अवधि ज्ञान की सीमा, मर्यादा है। तो कहना ये चाह रहा हूं कि ये दोनों अलग अलग प्रकार से, ये देशावधि ज्ञान 6 के 6 प्रकार का भी हो सकता है। पॉइंट समझ में आया कि देशावधि ज्ञान अनुगामी भी हो सकता है, अननुगामी भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। ये 6 के 6 भेद, गुण प्रत्यय के जो भेद बताए हैं वो 6 के 6 भेद देशावधि ज्ञान में भी लग सकते हैं, क्योंकि देशावधि मनुष्यों को प्रकट हो सकता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जो मनुष्यों को प्रकट होता है वो भी देशावधि, तद्भव मोक्षगामियों के अलावा जिनको भी अवधि ज्ञान होगा वो देशावधि होगा, और वो देशावधि होगा तो एक बार देशावधि ज्ञान प्रकट हुआ फिर वो 6 में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो बढ़ने वाला भी हो सकता है, घटने वाला भी हो सकता है, एक जैसा रहने वाला भी हो सकता है, बदघट वाला भी हो सकता है, आगे तक जाने वाला भी हो सकता है, आगे तक नहीं जाने वाला भी हो सकता है। पॉइंट समझ में आया? तो ये विचारणीय मुद्दा था कि जो 3 प्रकार के अवधि ज्ञान और 6 प्रकार के अवधि ज्ञान ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं क्या? 100% इंटरकनेक्टेड हैं।
एक अपेक्षा से ये तीनों प्रकार के अवधि ज्ञानों का वर्णन ये 6 प्रकार के अवधि ज्ञानों में किया जा सकता है, अगर वह गुण प्रत्यय है तो। गुण प्रत्यय मतलब जन्म गुणों आदि से प्रकट होने वाले हैं तो, बराबर। भव प्रत्यय हो तो फिर उनमें ये बदघट आदि का प्रश्न नहीं रहता, क्योंकि देवादि के जो भी भव से प्रकट होने वाला ज्ञान होता है वो अगर गुण उसमें लागू नहीं होते, मात्र भव रहे, तो एज इट इज ही रहता है, उसमें बदघट आदि नहीं होते। और अनुगामी अनुगामी का प्रश्न भी उसमें नहीं आएगा, क्योंकि भव से रहने वाला ज्ञान भव पर्यंत रहेगा। फिर से भव प्रत्यय ज्ञान अनुगामी नहीं होगा, क्योंकि जो भव से हो रहा है वो भव पर्यंत रहेगा, भव चला जाएगा तो ज्ञान चला जाएगा। वर्धमान ही मान का प्रश्न नहीं आएगा कि वहां पे जितना क्षोभसम उसमें पुण्य बांधा होगा उतना ही रहेगा, उसमें बढ़ेगा घटेगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर विशेष गुणों से वो भव प्रत्यय ज्ञान गुण प्रत्यय में बदल जाए तो फिर उसमें 6 के 6 भेद घटित हो सकते हैं। क्लियर हुआ? प्रश्न कोई इसमें? कोई प्रश्न है? नहीं तो आगे बढ़े। हाँ जी, समझ में आ गई ये बातें सारी की सारी जो अभी मैंने कही। बाकी और भी प्रश्न थे वो मैंने ग्रुप पे शेयर किए हैं, आप सब लोग उनको देख लीजिए, सुन लीजिएगा और ऐसे प्रश्न करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों से क्षोभसम, हम जैसे क्षोभसम वाले ज्ञानी होते हैं ना, तो उनका पूरा ब्रश अप होता रहता है। जितनी चर्चा सुनते हैं करते हैं उतना ज्यादा स्पष्टीकरण होता जाता है। ठीक है, अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अवधि ज्ञान की चर्चा अभी पूरी हुई। अब जो ज्ञान मात्र मुनियों को होता है, ऐसे उन मुनियों को होने वाले मनः पर्यय ज्ञान की हम चर्चा चालू करते हैं। आपने ये तो पढ़ा ही होगा, समझा ही होगा कि मनः पर्यय ज्ञान का सामान्य मतलब क्या होता है। पुनः एक बार बता दूं कि जो अवधि ज्ञान की बातें थी ना, कौन कौन सी अवधि ज्ञान की 2 बातें इसमें लागू होंगी और तीसरी बात प्लस हो जाएगी। 2 बातें कौन सी लागू होंगी जो मना पर्यय ज्ञान में भी चलती हैं? कौन कौन सी? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर, एक बात। फिर क्या? रूपी पदार्थों का ज्ञान। ये 2 बातें जो अवधि ज्ञान में हमने सीखी थी, ये 2 बातें मनः पर्यय ज्ञान में भी लागू पड़ेंगी। तो फिर अवधि ज्ञान और मना पर्यय ज्ञान का अंतर क्या रहा? बड़ा सरल सा अंतर है कि अवधि ज्ञान पदार्थ के बाहरी अस्तित्व को देखकर कहता है, जबकि मना पर्यय ज्ञान उस पदार्थ का मन में जो विकल्प होता है उसको कहता है। पॉइंट समझ में आया? देखो इसको कैसे समझो कि ये मोबाइल है ना, मोबाइल, अब इस मोबाइल से मैंने आपकी फोटो निकाली, तो एक ये वाला कैमरा है और एक इसका स्क्रीन है, बराबर। तो एक कैमरा क्या करेगा कि बाहरी पदार्थ जो है उसकी फोटो निकालेगा, ये एक बाहरी पदार्थ को देख रहा है। लेकिन स्क्रीन क्या करता है? स्क्रीन बाहरी पदार्थ की फोटो नहीं निकालता, वो स्क्रीन बाहरी पदार्थ की फोटो जो इसके अंदर है वो उसको डिस्प्ले करता है। यानी देखो समानता क्या रही कि कैमरे की जितनी लिमिट है वैसे अंदर के स्क्रीन की भी लिमिट है। कैमरा रूपी पदार्थ की फोटो निकालता है तो ये स्क्रीन भी रूपी पदार्थ को ही बताता है। ऐसे अंधेरे की कोई फोटो बताओगे तो नहीं आएगा, लेकिन कोई रूपी पदार्थ रख दो तो आ जाएगा। ये 2 बातें रही। तो इस दोनों की प्रकृति में क्या अंतर आया? बोले जैसे कैमरा बाहर एग्जिस्ट हुए पदार्थ की फोटो बताता है, लेकिन ये जो स्क्रीन है ये अंदर में पड़े हुए प्रोग्राम को डिस्प्ले करता है। ऐसे ही अवधि ज्ञान बाहरी पदार्थ जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको पकड़ता है और मना पर्यय ज्ञान उस बाहरी पदार्थ का मन में जो चिंतन चल रहा है उसको पकड़ता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? कई बार होता है ना, किसी के दोनों काम बराबर करते, कभी कभी किसी का बिगड़ जाता है, कैमरा बिगड़ जाता है तो केवल स्क्रीन में जो आपकी फोटो है वो ही आएंगी, और कई बार स्क्रीन बिगड़ जाए तो आप कैमरे में फोटो भले ही निकालते जाओ लेकिन वो यहाँ डिस्प्ले नहीं होंगी। तो यानी ये 2 चीजें अलग अलग हैं। एक तो है बाहर के पदार्थ का डिस्प्ले और एक अंदर की उस जो के अंदर जो पड़ा हुआ है उसका डिस्प्ले। पॉइंट समझ में आया? ऐसे ही अवधि ज्ञान और मना पर्यय ज्ञान में भी होता है। लिमिटेशन दोनों जगह है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा दोनों जगह लागू होती है।
रूपी पदार्थों का ज्ञान होगा, ये दोनों जगह लागू होता है। लेकिन अंतर कितना पड़ता है? बोले अंतर ये पड़ता है कि अवधि ज्ञान बाहर में जो पदार्थ हैं उनको जानता है, और मना परे ज्ञान उन बाहरी पदार्थों की फोटो जो मन में पड़ रही है उसको जानता है। पॉइंट समझ में आया? मनः पर्यय ज्ञान, उन बाहरी पदार्थों का जो ज्ञान मन के माध्यम से होता है उसे जानने, मन में होता है उसे उसे मना पर्यय ज्ञान कहते हैं। देखो उसमें क्या अंतर है और विषय कि कई बार ऐसा होता है कि मन में जो हमारे चीज है वो बाहर में नहीं। आपको कई बार ऐसा होगा कि आप कोई शॉपिंग करने के लिए जाते हो ना, शॉपिंग करने के लिए, तो एक तो पदार्थ आपके सामने आ जाए तब आप उस पदार्थ को जान लो, और दूसरा आप कई बार पदार्थ को जब आप समझना कि जब आप अपने मन की चीज लेने जाते हैं लेकिन वो मिलती नहीं है, कैसी है वो आप नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही सामने आती है फिर हाँ ये चाहिए था, यही चाहिए था। तो ये कैसे? अब ऐसी परिस्थिति में आपको आपकी हेल्प अवधि ज्ञानी नहीं कर सकता, क्योंकि अवधि ज्ञानी तो उसमें हेल्प करेगा कि जो आपको मन में है वो बाहर एग्जिस्ट करता हो, तो अवधि ज्ञानी आपकी हेल्प कर पाएंगे। लेकिन जो आपके मन में वो एग्जिस्ट ही ना करता हो तो अवधि ज्ञानी कैसे जान पाएगा? तब तो आपकी मना पर्याय ज्ञानी हेल्प करेंगे। हाँ, अब मुनिराजों के पास पहुंच मत जाना कि मुनिराज हमारी शॉपिंग कराने में मदद कर दो, मैं मन में जो हम कह नहीं पाते, समझ नहीं पाते, दुनिया समझ नहीं पाती, आप तो हमारे मन को समझते हो, इसलिए आप ही हमारी हेल्प कर सकते हो। हैं? ख्याल में है कि नहीं है? तो अवधि ज्ञानी और मना पर्याय ज्ञानी दोनों अलग अलग होते हैं। अवधि ज्ञान के लिए पदार्थ का द्रव्य क्षेत्र सत्ता के अस्तित्व के रूप में होना जरूरी है, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के रूप में। लेकिन मना पर्याय ज्ञान जो पदार्थ नहीं भी है और उस पदार्थ के बारे में जो आपका मन में विचार चल रहा है, अच्छे बुरे का विचार चल रहा है, वो सब मना पर्याय ज्ञानी कैच कर सकते हैं। इसीलिए मना पर्याय ज्ञान का विषय अवधि ज्ञान से ज्यादा सूक्ष्म होता है। बात समझ में आई कि नहीं है? ख्याल में है कि नहीं है? जैसे कंपाउंडर भी शरीर का इलाज करे देखे और डॉक्टर भी देखे, दोनों में अंतर होगा ना। कंपाउंडर ऊपर ऊपर देखता है और डॉक्टर भेद की नजर से अंदर तक के रोग को समझने की कोशिश करता है। ये बात यहाँ पर ख्याल में आती है, ठीक है ना। अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं परिभाषा के आधार पर। देखो मना पर्याय ज्ञान क्या कहते हैं वो तो आपको पता ही होगा। जो मैंने कहा परिभाषा के रूप में दो बातें कंटिन्यू समझना है। देखो यहाँ पे आएगी परिभाषा लिखी होगी, हाँ देखो ये परिभाषा देख लो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए दूसरे के मन में स्थित, मतलब दो बातें हो गई ना, मन में स्थित रूपी पदार्थ को जाने, वो कौन सा ज्ञान कहलाता है? मना पर्याय ज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे अपन थोड़ा इसकी सूत्र पढ़ लेते हैं 23-24 नंबर के। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययाः, चलो पहले उसका और खुलासा कर लेते हैं तब आपको और ये ख्याल में आएगा। अब रूपी पदार्थों के जानने के लिए यहाँ पर तीन ऑप्शन बताए हैं। कौन कौन से? चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित। अब यहाँ चिंतित का मतलब आप टेंशन वाला मना पर्याय ज्ञान है ऐसा नहीं समझ लेना। देखो प्राचीन समय में चिंता का अर्थ नेगेटिव नहीं था, प्राचीन समय में चिंता का अर्थ पॉजिटिव था। मतलब चिंतन को चिंता कहा जाता है। क्या बोला? चिंतन को चिंता कहा जाता है। मतलब जिसे आज हम विचार कहते हैं उसी विचार को चिंता कहा जाता था, चिंतन। अब धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा कि ये चिंता को नकारात्मक बदल दिया। हम तो कहते ही हैं कि भाई सब चिंता करो, मतलब टेंशन वाली चिंता मत करो, तत्व के विचार रूप चिंतन करो। पॉइंट समझ में आया? तो तत्व के विचार रूप जो भी चिंतन करता है उसके लिए भव की चिंता नहीं रहती, भव के सुधार की चिंता भी नहीं रहती, और भव के अभाव की भी चिंता नहीं रहती। क्योंकि एक तत्व विचार करने वाला जीव स्वाभाविक रूप से अपने आप में इतना आत्मविश्वासी होता है कि उसे ये पता है कि मैं अगर तत्व विचार में अपने चित्त को लगा रहा हूं तो मेरा भाव सुधर जाएगा और भाव का अभाव भी हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया?
तो आप चिंता मत करो, लेकिन चिंतन करो। और जिनवाणी में चिंतन को ही चिंता कहा जाता है। इसीलिए ये मनापर्य ज्ञान चिंता ज्ञान है। तो ये मत समझ लेना कि मुनिराज बड़े टेंशन में रहते हैं, क्या करें भैया 28 निर्गुण पालन करने पड़ते, क्या करें भैया, अब अगर समाज में रहना है तो प्रवचन तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसी चिंता मुनिराज नहीं करते। समझ में आया? व्याख्यान करने की भी चिंता नहीं करते, ग्रंथ लिखने की भी चिंता नहीं करते। वो तत्व विचार करते हैं, और तत्व विचार से व्याख्यान भी हो जाता है, तत्व विचार से ग्रंथ भी लिख जाते हैं, तत्व विचार से जो सब कुछ होना है वो हो जाता है। उन्हें इसके लिए कोई अलग प्रकार की चिंता आदि करने की जरूरत होती नहीं। ठीक है ना? तो चिंतित मतलब जिसका चिंतन किया हो ऐसे भूत के पदार्थों को जान। कल आपने बैठकर अवधि ज्ञान के बारे में क्या विचार किया था, ये भले ही आपको याद ना हो, लेकिन मनापर्य ज्ञानी को याद रहता है कि आपने क्या विचार किया था। बराबर? 2 साल पहले नहीं, 10 साल पहले नहीं, 100, 200, 500 साल पहले भी अगर आपने मति अपने ज्ञान में तत्व का, जिनेन्द्र भगवान का, पंच परमेश्वरी का चिंतन किया हो, आप भूल गए हो, लेकिन मनापर्य ज्ञानी के लिए वो सब याद रहता है। पॉइंट समझ में? हम लोग कई बार बहुत विचारते हैं, उस दिन बहुत अच्छी बात निकली थी, आज याद नहीं आ रही, उस दिन बहुत अच्छी बात निकली थी, आज याद नहीं आ रही। कई बार होता है। देखो, व्याख्यान तो एक प्रवाह होता है। व्याख्यान में आप ये नहीं समझिएगा कि मैं बहुत विचार कर करके बोल रहा हूँ। अरे बल्कि मेरे साथ तो उल्टा है कि मैं कभी विचार करके बोलता ही नहीं। आप लोगों की पात्रता के निमित्त निकल जाता है, सो निकल जाता है। इसमें मैं बहुत कंफर्म हो गया हूँ, ये मैं कोई औपचारिकता के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं तैयारी नहीं करता हूँ, कि वो आप तो उनको एक व्यवहार कथन लगता है कि पंडित जी व्यवहार से ऐसा कह रहे होंगे, बाकी तो निश्चय से तो बड़ी तैयारी करते होंगे, ना बोलते होंगे, ना फलाना करते होंगे। देखो भैया, मैं सच में ये बात बोल रहा हूँ और इतने सालों का अनुभव मुझे हो गया है, उसके आधार पर ये बात मैं कह रहा हूँ कि मैं बोलता नहीं, मैं भी बोले हुए को सुनता हूं जैसे आप सुन रहे हैं। और इसीलिए जब मेरी कही हुई बात या किसी और की कही हुई बात मेरे सामने आती है तो उतना ही हर्षित होता हूं जितना कि आप लोग हो, क्योंकि वो मेरे लिए भी वही होता है। कितनी अच्छी बात है। अब कितनी अच्छी बात कई बार निकल जाती है तो मैं याद करता हूँ कि यार उस दिन क्या बोला था, बहुत अच्छा चिंतन आया था, वो चला गया। तो मैं मेरे चिंतन को भूल सकता हूँ, लेकिन मनापर्य ज्ञानी मेरे सामने कोई हो और ये कहे कि देख तेरे दिन, उस दिन तेरे निमित्त से ये बात निकली थी, तो वो उनके ज्ञान में बिल्कुल कैसेट रिकॉर्डिंग के जैसा फिक्स हो जाता है। बात समझ में आई? इसलिए देखो, एक्चुअल में मैं जब भी ये बात करता हूँ मुझे लगता है कि खरेखर महिमा किसकी, महिमा किसकी? महिमा क्या उस एक ज्ञान की पर्याय की है जो गायक से निकली, अथवा जिसे मैं ऐसा कहूं कि वो सुगंध महत्वपूर्ण है कि वो फूल महत्वपूर्ण, वो उष्णता महत्वपूर्ण है कि वो आग महत्वपूर्ण, अरे वो एक किरण महत्वपूर्ण है कि सूरज महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रभु ज्ञान की पर्याय महत्वपूर्ण नहीं होती, विनायक महत्वपूर्ण होता है। लेकिन क्या करें, अनादि से विनायक की दृष्टि नहीं है, विनायक के प्रति रुचि नहीं है, इसलिए ज्ञान की पर्यायों के प्रति तो रीझ जाते हैं, लेकिन विनायक की महिमा नहीं। इसीलिए देखो, जिसको भी अभी ऐसा लग रहा हो कि साहब ये मनापर्य ज्ञान कितना बढ़िया ज्ञान, कितना बढ़िया ज्ञान, हम तो कल की बात को भूल जाते हैं। मनापर्य ज्ञान वाले कल की बात को भी, अरे इतना ही नहीं, चिंतित, अचिंतित और अर्धचिंतित तीनों ऑप्शन दिए वहां पे। कहने का क्या मतलब है कि जो चिंतन किया गया था, जो चिंतन किया जाएगा, और जो अभी आधा चिंतन है और आधा बाकी है, तीनों अब जैसे ही सुनेंगे तो है, जो जो बोला नहीं है वो भी, हाँ वो भी। कितना अच्छा ज्ञान है मनापर्य ज्ञान, कितना अच्छा ज्ञान है। अरे प्रभु, मनापर्य ज्ञान की पूजा करने से मनापर्य ज्ञान प्रकट नहीं होता। समझ में आया?
मना परे ज्ञान की पूजा से मना परे ज्ञान प्रकट नहीं होता। अरे जो मुनिराज अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं और निरंतर अपने आत्म स्वभाव की रुचि करते हैं, उसमें डूबते हैं, उनके ज्ञान के आवरण ढीले पड़ते हैं और क्षोभसम प्रकट होता है और वो इतना विशाल होता है जिसकी चमक हमें मना परे ज्ञान के रूप में दिखाई देती। हीरे की चमक महत्वपूर्ण नहीं होती, हीरा महत्वपूर्ण होता है। चमक तो कांच में भी हो जाती, समझ में आया? लेकिन कांच की कीमत हीरे के जैसी नहीं होती। अब जो चमक देख रहे हैं वो चमक को देखकर कांच भी ला सकते हैं, लेकिन जो चमक का एक्चुअल कारण देख रहे हो, कांच कारण नहीं है, हीरा कारण है, तो वो व्यक्ति सीधे आत्मा को पकड़ते। तो मुनिराज उस मना परे ज्ञान की अवधि ज्ञान की चमक नहीं देख रहे, वो तो विनायक हीरा देख रहे हैं। और जिनके हाथ में हीरा है, चमक उनसे कहाँ दूर है। हाँ, लेकिन जो मात्र चमक को देख रहे हैं उनके लिए हीरा मिले तो मिल भी सकता है, नहीं तो कांच मिलने की संभावना ज्यादा है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है भाई? इसीलिए इस बात को थोड़ा समझना, मना परे ज्ञान चिंतित को भी जान लेता है, अचिंतित को भी जान लेता है, अर्ध चिंतित को भी जान लेता है। मतलब जो विचारा गया था, अथवा जो विचारा जाएगा, अथवा जो विचार चालू हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, ऐसे उस अर्ध चिंतित विचार को भी जो जान लेता है। अब जान लेता है तो कैसा जानता है? कच्चा पक्का। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अपन देखते हैं तो अपने को लगता है हाँ ये भी सही है ना ये भी सही है। ऐसा कच्चा पक्का जानना नहीं होता, पक्का पक्का। जैसे आप, मैं अभी जान रहा हूँ ना कि मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ कि मैं मना परे ज्ञान का विचार कर रहा हूँ, जैसे मुझे मेरे ज्ञान में क्लियर आ रहा है ना कि अभी मैं मना परे ज्ञान का विचार कर रहा हूँ। मुनिराज के लिए, केवल ज्ञानी को तो पक्का रहता ही है, मुनिराज के लिए भी अभी भी ऐसा ही उनके मन में पड़ा हुआ रहता है कि जैसे मैंने जाना था एज इट इज उसे जान सकते। लेकिन ध्यान रखना, मुनिराज ना तो अवधि ज्ञान का प्रयोग करने में इंटरेस्टेड होते हैं और ना मना परे ज्ञान का प्रयोग इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों नहीं होते? उत्तर दो। मुनिराज अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान का प्रयोग करने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं होते? क्या प्रॉब्लम है उन्हें मना परे ज्ञान और अवधि ज्ञान के साथ में? बताओ, कौन उत्तर देगा? है? बोलो, हाथ ऊपर करके बोलो। हाँ बोलो, खुशी बहन, अनम्यूट करो। सर पर को जानने में कोई उनको और प्रयोजन कोई नहीं भी है, हो, आत्म। सीधी सी बात है, उन्हें तो सिंपल 5 में पता है। मैंने आपको कई बार बताया कि 5 ज्ञान में श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान 2 आत्मानुभूति के हैं, बाकी के 3 ज्ञान में कोई दम नहीं है। इसीलिए मुनिराज को भी आत्मानुभूति से मतलब है, और आत्मानुभूति में मति ज्ञान कारण नहीं बनता, अवधि ज्ञान कारण नहीं बनता, मना परे ज्ञान भी कारण नहीं बनता। इसलिए वो श्रुत ज्ञान है, और श्रुत ज्ञान से अपनी या तो शास्त्रों के अध्ययन में मग्न रहते हैं या श्रुत ज्ञान से अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। 2 के अलावा उन्हें और कोई तीसरा काम सुहाता नहीं। बराबर। आज ही मैं एक श्वेतांबर ग्रंथ पढ़ रहा था, उस श्वेतांबर ग्रंथ में भी बहुत सारी चीजें जो कहते हैं ना चमत्कारी ज्ञान, चमत्कारी ज्ञान जिसे अपन कहते हैं ना, जैसे कि वो रक्षा पोटली का ज्ञान और नक्षत्र का ज्ञान, ये ज्ञान, उस सबको भूति कर्म बोला। कौन सा कर्म? भूति कर्म, मतलब ये नकामे हैं। ऐसे काम करने वाले मुनिराज नियम से अधोगति को प्राप्त होते हैं। ऐसा दिगंबर ग्रंथों में तो लिखा ही लिखा है, श्वेतांबर ग्रंथों में भी लिखा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? अरे प्रभु, तुम्हारा एक काम है, आत्मा को जानो और शास्त्र के स्वरूप को बताओ, और इसके अलावा तीसरे काम में उलझना नहीं। और क्या करना है, सब जाए, जब पर ही है तो मेरी क्या। देखो समझदार होता है ना, समझदार व्यक्ति, अब पर के यहाँ पे BMW आ गई हो, या होंडा सिटी आ गई हो, या बच्चों के 50 खिलौने आ गए हो, या खाने की चीजें होंगे, तो अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो हर पर को देखकर जी नहीं जलाता। हाँ, नकामा और नौरा टाइप का व्यक्ति होगा ना, उसे हर पर में इंटरेस्ट होता है। अपन पंचायती,
कहते ગુજરાતી બહુ અરે એને બહુ પંચાયત છે, એને બહુ લપ છે. એ લપ વાળા જીવને પરની પડી હોય, જેને જેને બીજાની લપ નથી, બરાબર, અને સ્વરૂપમાં ગુપ્ત છે, એ વ્યક્તિ પરમાં સુકમ માથાકૂટ કરે. અને જે જ્ઞાન પરમાં લઈ જતો હોય એ જ્ઞાનની પણ શું વેલ્યુ. એટલા માટે એ જ્ઞાનમાં કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હોતો નથી જ્ઞાનીને. પણ ગજબ છે, ये कहूं छू, यही कहता हूं कि जितना जितना आप अपने अंदर में डूबते जाते हो उतना उतना ज्ञान का शोभसम व्यक्त होता जाता है. श्रुत ज्ञान में भी मैं आपको बताऊं कि श्रुत ज्ञान में भी जब आप गहराई से डूबोगे तो तंत्र मंत्र सबका ज्ञान हो जाएगा. अब देखो गजब है, उनको जानने की इच्छा नहीं है तो भी सारा ज्ञान हाथ जोड़ जोड़ कर खड़ा, नहीं मैं तो जानने में आऊंगा. ऐसा है स्वरूप, ऐसा है स्वरूप. ये जो लोग कहते हैं कि सिद्धि के लिए वर्षों लगा दिए, सिद्धि के लिए वर्षों लगा दिए, अरे प्रभु ये स्वयं सिद्धि में लगते तो सारी सिद्धियां इनके पीछे पीछे चढ़ती. लेकिन ये स्वयं सिद्धि को भूल गए, इसीलिए बाहर की सिद्धि में उलझ जाते हैं. बराबर समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए इस चीज को थोड़ा विचारते हुए चलना. समझे? तो दो चीजें हो गई, अचिंतित ज्ञान, अचिंतित ज्ञान मतलब जिसका चिंतन हुआ नहीं है, किया जाएगा भविष्य में, और अर्धचिंतित ज्ञान मतलब चिंतन किया जा रहा है अर्थात जो पूरी तरीके से चिंतन में नहीं. कोरोना वायरस की दवा के जैसा. कैसा है? ट्रायल फेज में चल रही है, ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, अभी पक्का रिजल्ट नहीं आया, कोई कह रहा है आ गया, कोई कह रहा है नहीं आया, मतलब शुरू हुआ है लेकिन फ्यूचर तक पहुंचा नहीं है. वो कौन सा ज्ञान कहलाता है? अर्धचिंतित ज्ञान. तीनों प्रकार के ज्ञान को ये ज्ञान जान लेता है. अब देखो जरा अपने दो सूत्र जो बाकी थे उसको अपन पढ़ते हैं. 23 नंबर का सूत्र था ऋजु विपुलमति मना पर्ययः, कि वो ऋजुमति ज्ञान और विपुलमति मना पर्यय ज्ञान, दो प्रकार का मना पर्यय ज्ञान होता है. कौन कौन सा? ऋजुमति और विपुलमति. देखो नाम में ही सरलता है, जो सरल सरल सा ज्ञान है. ऋजु मतलब क्या होता है? सरल, सीधी रेखा वाला ज्ञान. किसी ने ये सोचा मन में, जैसे बच्चा होता है ना, आप उसको बोलो कि जाओ बाजार से 2 किलो शक्कर, 1 किलो पत्ती, 2 बिस्किट के पैकेट और 5 रुपए की टॉफी लेकर आओ. तो क्या करता है कि अगर एकदम अबोध सा होगा तो वो बोलता हुआ जाएगा 2 किलो शक्कर, 1 किलो पत्ती, 2 बिस्किट के पैकेट और टॉफी लेकर आना है, बोलता जाएगा, कांस्टेंट बोलता जाएगा. और जो थोड़ा समझदार होगा बोलेगा नहीं, लेकिन वो उसका याद कर लेगा कि माँ ने क्या बोला, 2 किलो शक्कर, 1 किलो पत्ती और बिस्किट के पैकेट और टॉफी लेकर आना. उसे आगे पीछे का याद है, सीधा सीधा था. अब ऋजुमति मना पर्यय ज्ञान मतलब कैसा? उसके मन में जो विचार चल रहा है, अब उस समय कोई मना पर्यय ज्ञानी ये विचार करे, कौन सा? कि भाई इसने ये लाने को बोला, ये चीज विचार है, तो उनके ज्ञान में वो शक्कर, पत्ती, टॉफी और बिस्कुट एक साथ झलक जाएंगे. कौन सा ज्ञान हुआ? ऋजुमति मना पड़ेगा. लेकिन उस वस्तुओं का प्रयोग क्या करना है, अथवा मैं इतने का लाकर इतने का बता दूंगा और 2 रुपए की 2 टॉफी की बजाय 5 टॉफी ले लूंगा, ये जो कुटिलता आती वो ऋजुमति मना पड़ेगा ज्ञान में नहीं आती. वो विपुलमति, उसको समझने के लिए ज्यादा अच्छी क्वालिटी का ज्ञान होना चाहिए. पॉइंट समझना? तो मना पर्यय ज्ञान एक तो सीधा सीधा ज्ञान कि जैसे मन में विचार है वैसा जान ले. लेकिन दूसरा मना पर्यय ज्ञान कौन सा होता है? विपुलमति. विपुलमति मतलब वो विचार किस कारण से हुआ है, वो जो विचार की प्रोसेस किस तरीके से कर रहा है, थॉट बिहाइंड द थॉट क्या है, और इस विचार का परिणाम क्या होगा, इन तमाम प्रोसेस से जो विचार कर लेता है वो विपुलमति मना पर्यय ज्ञान होता है. पॉइंट समझ में आया? जैसे कई बार आपके मन में कोई प्रश्न होता है तो पहले नंबर तो हमें 2 चीजें जाननी पड़ती हैं, इसका प्रश्न क्या है, और दूसरे नंबर का एक प्रश्न होता है कि इसको ये प्रश्न क्यों हुआ. होता है कि नहीं होता है? समझे कि नहीं समझे? अच्छी खासे प्रवचन में पूछते पूछते कोई अचानक पूछे कि पंडित जी अच्छा ये बताओ कि सोने के भाव कब 75,000 तक पहुंचेंगे अथवा 50,000 फिर से कब होंगे. अब ये प्रवचन चलते चलते 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो तुम्हें उसका उत्तर आना चाहिए, और उत्तर आए चाहे ना आए इसको ये प्रश्न क्यों हो रहा है ये पकड़ में आना चाहिए. अच्छा खासा प्रवचन चल रहा है और इसे सोने के भाव की पड़ी है, मतलब क्या है कि इसके लड़के बड़े बड़े हो गए हैं
और इसीलिए सोने के भाव को बढ़ते देखकर ये थोड़ा चिंता में है और इसीलिए चाहता है कि शादी के पहले थोड़ा सोना इकट्ठा कर लूं। इसीलिए उसे असंबद्ध रूप से भी ये प्रश्न मन में हुआ। ये आपको जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? कई बार बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, तो प्रश्न के पीछे थॉट बिहाइंड द थॉट समझना बहुत जरूरी होता है, बराबर। और एक्चुअल में मैंने जो मेरा अनुभव है, आप लोगों का भी अनुभव रहा होगा कि जो प्रश्न होता है ना, प्रश्न वो तो क्या कहते हैं, आइसबर्ग की पीक होती है, इंग्लिश में एक सूक्ति होती है, पीक ऑफ द आइसबर्ग। मतलब वो तो एक संकेत होता है, उसके पीछे आइसबर्ग, आइसबर्ग समझ गए ना, आइसबर्ग समझ गए ना, आइसबर्ग होता है मतलब समुद्र में जो बड़े बड़े जो क्या कहते, जिससे टाइटैनिक टकराया था ना, हाँ वो कहलाता है आइसबर्ग। बड़ा शिला, बर्फ का बहुत बड़ा शिलाखंड, वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन बाहर कितना दिखता है, इतना सा। इसीलिए जब कोई आपकी संतति, जब कोई आपका शिष्य, जब कोई आपका मित्र, जब कोई आपका अपने वाला कोई प्रश्न करता है, तो प्रश्न तो वो आइसबर्ग की पीक के जैसा होता है। उत्तर देने वाले की दृष्टि उस आइसबर्ग पे होनी चाहिए कि ये जो बात वाणी पर आई, इसकी गहराई में क्या है, और जो उस गहराई को समझता है वो सही उत्तर दे पाता है, संतोष कारक समझ पाता है। लेकिन जो मात्र बाहर का ही देख रहा है तो उसका उत्तर भी ऊपरी होता है, तो प्रश्न उससे समाधान नहीं होता। ज्ञानी गुरुओं की यही खूबी होती है। आप गुरुओं के सामने एक बात करेंगे, वो आइसबर्ग की भांति आपके एक्सरे तक अंदर तक पहुंच जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि ये बात इसके कारण से बाहर आई। इसीलिए जो घटित नहीं भी हुआ है वो उसके बारे में भी बोल देते हैं कि ये आज ऐसा प्रश्न कर रहा है, कल इसकी दिशा दूसरी तरफ जाएगी, परसों तीसरी तरफ जाएगी, नरसों चौथी तरफ जाएगी, और ऐसे करते करते वो फिर, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज आपको ये कहलाता है विपुलता। ये क्या कहलाती है? विपुलता। तो ऋजुमति मना परे ज्ञान मात्र जो विचार चल रहा है उसको पकड़ता है, और विपुलमति मना परे ज्ञान वो विचार क्यों हुआ, थॉट बिहाइंड द थॉट, प्रोसेसिंग ऑफ द थॉट एंड रिजल्ट ऑफ द थॉट, ये तीनों चीजों को पकड़ते हुए चलता है। कॉज ऑफ द थॉट, प्रोसेस ऑफ द थॉट एंड इंपैक्ट ऑफ द थॉट। किस तरीके से, किस कारण से विचार हुआ, वो विचार को कैसे प्रस्तुत कर रहा है, और उस विचार का क्या फल होता है, ये तीनों चीजों को पकड़ते हुए चलता है। और जो इनको पकड़ लेता है उनके लिए विशेष चरित्र की जरूरत होती है। इसीलिए विपुलमति मना परे ज्ञान भी सबको नहीं होता, विशेष रिद्धिशाली मुनिराजों को ही होता है, बराबर। और ये भी कहा गया है शास्त्रों में कि ये अप्रतिपाती, विपुलमति मति जो मना परे ज्ञान है वो अप्रतिपाती होता है। देखो इसका अंतर भी है, विशुद्ध, अब इन दोनों के बीच अंतर बताते हैं, 24 नंबर का सूत्र, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा। बोलिए, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा। विशुद्धि और अप्रतिपाती दो कारणों से इन दोनों में अंतर होता है। मतलब सरल है कि विपुल ऋजुमति मना परे ज्ञान की विशुद्धि कम होती है और विपुलमति मना परे ज्ञान की विशुद्धि अधिक होती है। किसका अंतर आया? विशुद्धि का अंतर। फिर दूसरा नंबर कौन सा बोला कि एक अप्रतिपाती होता है और एक प्रतिपाती होता है। अप्रतिपाती और प्रतिपाती मतलब समझे? अप्रतिपाती मतलब कि जिसका पतन ना हो। ओहो, जैसे परमावधि सर्वावधि अवधि ज्ञान कैसे थे? अप्रतिपाती थे कि ये अब निश्चित रूप से केवल ज्ञान में मिलेंगे, कम नहीं होंगे। ऐसे ही विपुलमति मना परे ज्ञान भी कैसा है? अप्रतिपाती है, मतलब नियम से अब ये केवल ज्ञान में कन्वर्ट होगा, ये बाद में हीन नहीं होगा। जबकि क्या कहते हैं, ऋजुमति मना परे ज्ञान होता है, वो ऋजुमति मना परे ज्ञान प्रतिपाती, मतलब प्रतिपाती गिरने वाला भी हो सकता है। देखो गिरेगा ही ऐसा नियम नहीं है, लेकिन इस ज्ञान में गारंटी नहीं है कि इस प्रकार के ज्ञान के ज्ञानी केवल ज्ञान को पा जाए। लेकिन विपुलमति मना परे ज्ञान के ज्ञानी को ये गारंटी होती है
कि ये ज्ञानी नियम से केवल ज्ञान को उसी भाव में पाएंगे ही पाएंगे, इसीलिए कैसा होता है, अप्रतिपाती होता है। पॉइंट समझ में आया? सच में कई बार तो मैं मुनिराजों की महिमा को विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या अद्भुत होते हैं, क्या अद्भुत होते हैं, कि कितने अद्भुत, कि मना परे ज्ञान ऐसा पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद में अवधि ज्ञान ऐसा पड़ा हुआ है, तो भी उस ज्ञान को आंख उठा तक के नहीं देखते और अपनी आत्मा में मग्न रहते हैं। और जब जब भी ये विचार आता है, सच बताऊं ना, हम लोग तो अपनी आत्मा को दो कौड़ी का नहीं समझते, दो कौड़ी का नहीं समझते। इसका प्रूफ ये है कि जैसे ही हम फ्री होते हैं, हमारा हाथ खुद ब खुद सरकते हुए मोबाइल तक पहुंच जाता है। मतलब रात के अंधेरे में भी ऐसे 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 करके वो मोबाइल ढूंढ लेते, जैसे ही फ्री पड़े कि हाथ मोबाइल तक चला जाता है, आत्मा को देखते ही नहीं। मतलब आत्मा और ज्ञान से संपन्न वो ज्ञायक भाव है, ऐसा हमें ख्याल में ही नहीं आता। अब एक तरफ मोबाइल है जिसके अंदर अनंत ज्ञान वैभव भरा पड़ा, आत्मा है जिसके अंदर अनंत ज्ञान वैभव भरा पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ एक कचरा मोबाइल है जिसके अंदर दुनिया भर का कचरा पड़ा हुआ, तो भी हमारा रुझान आत्मा की तरफ कम होता है और मोबाइल की तरफ अधिक होता है। ओहो, आप सोचो कि उन महामुनि राजों को अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान पड़े हुए हैं और वो उनको पड़े रहने देते हैं। वो कभी ये नहीं प्रयोग करते कि मैं इस अवधि ज्ञान का प्रयोग करके सुखी हो जाऊं, मना परे ज्ञान का प्रयोग करके सुखी हो जाऊं। क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर शुद्ध ज्ञान आत्मा का अनुभव करते हैं, बाहर आते हैं तो शास्त्र, तो ऐसे करके मुझे उनकी आत्मा की महिमा कितनी है, हम तो आत्मा की महिमा समझते ही नहीं है, लेकिन उनका विचार करते तो हमें लगता है कि अंदर में बैठा हुआ तत्व असाधारण तत्व है। सच बताऊं भैया, मनुष्य पर्याय की सार्थकता तब होगी जब आपको अपने अंदर में पड़े हुए आत्म तत्व की महिमा आएगी। अगर आपको अपने अंदर में पड़े हुए आत्म तत्व की महिमा नहीं आई तो आपकी मनुष्य पर्याय नकामी है, ये समझ लें। देख, अब वो ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान के लिए सामान्य बातें क्या कहते हैं वो समझ लो। ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान, सरल मन के विषय को जाने, मतलब मन में जो विचार चल रहा है मात्र उस विचार को सरलता के साथ में समझ ले। फीचर फोन के जैसा कोई स्मार्ट एप्लीकेशन नहीं है, नॉर्मल तरीके से कॉल हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मैसेज हो रहा है। और विपुलमति मना परे ज्ञान कैसा है कि वो स्मार्टफोन के जैसा है कि सरल काम तो हो ही रहा है, जटिल काम भी हो रहा है। जटिल काम मतलब इसमें कटिल काम लिखा है, कटिल नहीं, एक्चुअल में जटिल, दोनों मन के विषय को जाने। और जटिलता को मैंने 3 प्रकार से बताया, कौन कौन सा? कॉज ऑफ द थॉट, क्यों हो रहा है विचार, प्रोसेसिंग ऑफ द थॉट कि उस विचार को किस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहा है, और इफेक्ट ऑफ द थॉट कि जो विचार आपके मन में है वो क्यों आ रहा है, उसका फल क्या होगा। इस प्रकार से जो तीनों एंगल से जान रहा है, हर एंगल से जान रहा है, वो विपुल मति मना पर्याय ज्ञान होता है। और जैसे मैंने आपको बताया 23वें नंबर के सूत्र के आधार से, कौन सी बात कि ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान अल्प विशुद्धि वाला और विपुलमति अधिक विशुद्धि वाला